अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एस एन पॉइंट। उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम जितने भी ईएमटी के रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए वो हम सारे के सारे इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए प- इसमें हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ इन ईदर पेयर सोल्फियर। ये जो लाइन कह रहे कि दो हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर्स है जिनका रेडियस R1 और R2 है और उनके दरमियान जो फासला है वो उनके रेडियस से बड़ा है। मतलब दोनों पॉइंट चार्जेस आप समझने होंगे क्योंकि पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन होती है। द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, दोनों एक वायर के साथ कनेक्ट है। द चार्जेस ऑन द स्फीयर्स इन इक्विलिब्रियम, ये काम की चीज़ है कि दोनों जो उसके ऊपर चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में चार्ज है एंड दे आर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ठीक है, चार्ज सेम भी है और इक्विलिब्रियम में भी है। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द स्फीयर्स ऑफ द एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज, तो हमने क्या फाइंड करना है, सारा देखें ये लिखा हुआ है E1/E2 E1/E2, तो हमने जस्ट कैलकुलेट करना है E1/E2। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करना है। पहले तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि काम की बात ये है कि देखिए हमने जो कैलकुलेट करना है ना वो रेशो है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पहली चीज़ तो हमें एक चीज़ पता है कि जो भी होगा ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। तो अगर यहाँ पे E1 होगा तो यहाँ पे R1 होगा। ठीक है, तो जब हम E1 डिवाइडेड बाई E2 करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे होगा R2 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ पे कोई आंसर स्क्वायर में तो नहीं है, लेकिन वहाँ से एक आता है कि क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो सकता है। ये अंदाज़न मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेटिव नहीं है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यही आंसर है नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी ये ट्रिक है कि जहन में चीज़ आती है कि ये इस तरह भी क्या नाम है सॉल्व हो सकता है। देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक है, E1 के हम ले लेते हैं। किसी भी पॉइंट चार्ज पे हम जब वो किसी भी पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो उसका ही फार्मूला होता है। ठीक है, Q1। अब कह रहा है कि स्फीयर्स जो है ना वो इन इक्विलिब्रियम में आर। ठीक है, कि वो इक्विलिब्रियम में स्फीयर है, मतलब इनका जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। मतलब V1 इक्वल है V2 के और वो इक्वल है V के। तो क्योंकि स्फेरिकल हैं, स्फीयर हैं, तो अब पोटेंशियल में यहाँ पे कहाँ से लाऊं, तो उस पोटेंशियल के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हमें पता है Q इज इक्वल टू CV होता है। तो फी जो है वो कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्फीयर है तो स्फीरिंग कंडक्टर्स है तो मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर होगा। और स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए ये उसकी कैपेसिटेंस होती है, ये आपने याद रखनी है। C इज इक्वल टू 4πε0R। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 C1 V1 होगा। तो यहाँ पे मैं जब इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो E1 हमारा आ जाएगा K C1 V1 और R1 का स्क्वायर। E की वैल्यू जब हम C1 की वैल्यू पुट करेंगे, जो कैपेसिटेंस है मैं इधर लिख रहा हूँ, C1 की वैल्यू होगी 4πε0R1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4πε0R1 V1 एज इट इज़ और नीचे R1 का स्क्वायर। अब ये R1 और ये R1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। K की वैल्यू होती है, हमें पता है वो होती है 1/4πε0 और ये 4πε0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा R1 V1। ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो E1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी V1 R1। ठीक है, अब सेम इसी तरह E2 की भी होगी, लेकिन क्योंकि हमें एक काम की बात पता है कि इक्विलिब्रियम में दोनों पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि वो स्फीयर इक्विलिब्रियम में, तो हम वहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से फिर इसलिए हम V1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो पोटेंशियल है। तो V1 हमारा क्या हो जाएगा E1 R1।
ये V1 हो गया। सेम यही कैलकुलेशन होगी क्योंकि वो दोनों आपस में कनेक्टेड है एक वायर के साथ, तो V2 भी किसके इक्वल होगा, E1 R1। और हमें पता है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, मैं इधर यहाँ पे कर देता हूँ। हमें एक बात पता है कि V1 इक्वल है V2 के और वो इक्वल है V के। तो क्योंकि V1 इक्वल है V2 के, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी ये, और इक्वेशन नंबर 2 ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा V1 R1 इक्वल है V2 R2। तो यहाँ से जब हम रेशियो निकालेंगे तो V1 डिवाइडेड बाय V2, देखें ना ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट ये है हमारा MCQ। अच्छा, इस MCQ से पहले मैंने भी एक कमेंट पढ़ा है, तो उसमें एक कह रहे थे कि जो कैपेसिटेंस वाला क्वेश्चन है उसमें का आंसर 1.7 है। तो उसका मैं बताता चलूँ कि उसमें जब आप एंड पे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आएगा 3/2 और नीचे आएगा 5/2। 2 से कैंसिल होके 3/5 बचेगा। ठीक है, और जब आप 3/5 को कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.6 माइक्रो फैरेड। ठीक है, इसको ज़रा आप रीचेक कर लीजिएगा। शुक्रिया। ये वाला जो MCQs है हमारा कि अच्छा, ये जो MCQs है ये पॉइंटिंग वेक्टर से आया हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन द नेगेटिव वाइड डायरेक्शन। कि एक वेव है, मैं बना लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये नीचे नेगेटिव वाई होगा। ठीक है, और रहा क्या है कि वेव जो है ना इधर मूव कर रही है, तो वेव का प्रोपगेशन जो कैसे शो होती है, तो वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द स्पेस इज ओरिएंटेड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर है। ठीक, कहते हैं कि डायरेक्शन पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की बी की क्या हो, तो पॉइंटिंग वेक्टर जो हमारा होता है ना एस, इसकी वैल्यू होती है 1/μ0 E क्रॉस बी। ठीक है, अब एफ हमें पता है नेगेटिव वाई है, ई हमें पता है एक्स है। अब बी क्या होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको राइट हैंड रूल से करें तो फिर भी ठीक है, वो जब आप राइट हैंड रूल से करेंगे तो ई क्रॉस बी, ई का क्रॉस बी में आप जब लेंगे, बी की तरफ लेंगे, तो आपका आंसर -y किस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो जब आप ई को एक्स से, मतलब ई जो है वो एक्स डायरेक्शन में, उससे जब जेड एक्सिस की तरफ जाएंगे तो जो आपका थंब होगा वो इंडिकेट कर रहा होगा -y डायरेक्शन में। ये बेशक आप राइट हैंड रूल से करके देख लें, उससे आंसर आपका यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है बी जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में है। ठीक है, और अगर आपने इस तरह मालूम करना हो जो हमने इंटर में तरीका पढ़ा हुआ है एक्स वाई और जेड, तो हमें पता है कि जब हम ये कर लेते, एक्स से वाई में जाएंगे तो जेड आएगा, वाई से जेड में जाएंगे तो हमारे पास एक्स आएगा, और जब काम की बात इधर आती है कि जेड से एक्स में जाएंगे तो पॉजिटिव वाई आएगा। कैंसिल मुराद, जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वाई आएगा। तो अगर हम इसका उल्टा करते तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, -y, नेगेटिव का आना चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करते। ठीक है, तो इससे राइट ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQs है सोलिनॉइड A हैज अ लेंथ L एंड नंबर ऑफ टर्न्स N. Solid B has length 2L and number of turns N. और C है जिसकी लेंथ L/2 है और 2N टर्न्स है, और इनकी जो फील्ड है एट सेंटर पे वो BA, BB और BC है। तो आप बताएं कि इनमें से कौन सी रिलेशन जो है वो करेक्ट है।
तो पहले तो मैं सोलिनोइड का फार्मूला पता होना चाहिए, ये लिखा हुआ है आपके सामने। सोलिनोइड का फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/L। ठीक है, अब देखिए ज़रा जो आंसर है ना वो किस में है, BC इक्वल है 4BA के। तो यहाँ पे C और A के दरमियान रिलेशन बताना है, तो हम डायरेक्ट BA को कैलकुलेट करते हैं और BC को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, BB को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा कि उसका क्या आंसर आता है। आप अपनी एंड पे कर लीजिएगा, शायद पेपर में घुमा के क्वेश्चन दे दे। अच्छा, BA जो है हमारा, उसमें देखें तो लेंथ कितनी है, L है, और टर्न्स कितनी है, N है। तो BA एज इट इज़ यही आएगा। ठीक है, लेकिन जो BC है, ये देखें, C हैज़ द लेंथ, आदि उसकी लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 2N है। तो अगर BC लिखें, BC क्या होगा, म्यू नॉट, N की जगह क्या आएगा, 2N आएगा, I एज इट इज़, और L की जगह आ जाएगा L/2। ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो BC की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट, 2 ऊपर आ गया, 2N I और L, अभी 2 2 ज़ा 4, BC की वैल्यू होगी 4 म्यू नॉट NI/L। और आप ये सारी आप वैल्यू देखें, ये वाली सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू किसकी है, ये सारी वैल्यू BA की है। तो BC फिर हमारा क्या आ गया, BC हमारा आ गया 4BA। ठीक है, और अगर आपने BB कैलकुलेट करना हो तो सिंपली आपका जो BB होगा वो होगा हाफ ऑफ BA। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका A करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है हमारा नंबर 17, और अगेन मैं आपको कहूँगा कि ये वेक्टर से है, और वेक्टर की ख़ास बात ये है कि जो वेक्टर वाला टॉपिक होता है ये आपका MMP में भी आता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आता है, और EMT में भी आता है। तो वेक्टर को आपने अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, लिखा हुआ है सपोज अ स्केलर फील्ड X, एक हमारे पास फील्ड X है जो रिलेट कर रही है एक वेक्टर फील्ड के साथ इस तरह। तो मैं इसको सही करके लिख देता हूँ कि एक स्केलर फील्ड है X जो एक वेक्टर फील्ड के साथ उसका ये रिलेशन है, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ Y निकालेंगे तो हमें X मिल जाएगा। और कहता है कि अगर X की वैल्यू 1 हो इनसाइड अ क्यूब जिसकी लेंथ कितनी है, A है। ठीक है, एक क्यूब है जिसकी लेंथ जो है हमारे पास A है, और X की वैल्यू अगर 1 हो तो ये जो गिवन इंटीग्रल है ये वाला, इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो इसको मैं नीचे सॉल्व करता हूँ। I लिखा हुआ है क्लोज इंटीग्रल सरफेस पे .dA। अब आप एक बात देखें कि y की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, हमने ये इंटीग्रल सॉल्व करना है और हमें y की वैल्यू नहीं पता कि y की वैल्यू क्या है, लेकिन हमें एक बात पता है कि अगर हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम इस्तेमाल करें, ये देखें ये इतना बड़ा लिखा हुआ भी है ये वाला। ठीक है, कि जो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें क्या करता है कि एरिया से वॉल्यूम में शिफ्ट कर देता है। तो उसके मुताबिक अगर हम इसको लिखें तो ये गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम में लिख रहा हूँ ब्लैक कलर से, तो जो सरफेस क्लोज सरफेस पे एरिया होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वॉल्यूम इंटीग्रल पे, और वहाँ पे उसकी डाइवर्जेंस आ जाती है। ठीक है, और साथ इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम होता है। ये v किसको शो कर रहा है, वॉल्यूम को शो कर रहा है। अब जब हम इस I को इस तरह चेंज करेंगे तो अब हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा I है इंटीग्रल वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ y dv। ठीक है, अब ये इसमें हमने क्यों कन्वर्ट किया, इसमें कन्वर्ट इस वजह से किया कि ये ज़रा देखें, ये ऊपर देखें डाइवर्जेंस ऑफ y की वैल्यू x है। ठीक है, तो I क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x dv। अब x की वैल्यू भी हमें गिवन है कितनी है, 1, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ dv। अब जब वॉल्यूम का इंटीग्रल लेंगे तो लेंथ का क्यूब आता है, और लेंथ हमें पता है कितनी है
ए गिवन है तो सिंपली आ जाएगा ए का क्यूब। ठीक है, 0 से आप ए यहाँ पे लिमिट बेशक लिख लें, आपकी मर्जी, लेकिन सीधी सी बात है जीरो टर्म ख़त्म हो जाएगी और ए आएगा, तो राइट ऑप्शन हमारा ए क्यूब। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ये वाला, अगेन वेक्टर से, और मैं डायरेक्टली बोलूँ तो याद करने वाला है, जर्नल ही है। आप कऊ का टेस्ट देने से पहले, यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने से पहले स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर, ये सब अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। यहाँ पे हमें एक वेक्टर, एक कोऑर्डिनेट जो है ना कार्टेशियन में गिवन एक पॉइंट, जिस ये है एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप। ठीक है, और हमें कह रहे हैं कि आर थीटा और फाई पता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है कि पहले तो आपको पता हो कि कार्टेशियन से जब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं तो ये याद करने वाला है। अभी मैं इसको सारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये टॉपिक है, आप वेक्टर की बुक ओपन करें कहीं से भी आपको इजीली मिल जाएगा। उसमें एक्स क्या होता है हमारा, और साइन थीटा कॉज ऑफ फाई, वाई हमारा होता है आर साइन थीटा साइन ऑफ फाई, और जेड हमारा होता है उसमें आर कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसमें हमने अगर आर फाइंड करना हो तो आपको पता है कि आर जो है इन तीनों का स्क्वायर लेंगे हम, इन तीनों का जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या सब ख़त्म हो जाएगा। एंड ऑफ द डे आपके पास आर की ये वैल्यू है, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर कोई टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जब आपने थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा कैसे कैलकुलेट करें, तो थीटा आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि इन दोनों का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, जब स्क्वायर लेके ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 होता है। मैं कह देता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाई साइन स्क्वायर फाई, ये वैल्यू 1 आ गई, और आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा बराबर है आर, ये आ गया। अब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट में, और ये आ जाएगा आर साइन थीटा। अब आप सिंपली इसको जेड के साथ डिवाइड कर दें, क्योंकि आपको पता है जब भी एंगल निकालना है तो हमें टेन चाहिए, तो इसको जब डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे z आ जाएगा, यहाँ पे r cos ऑफ थीटा आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे टेन होगा, टेन दूसरी तरफ जाएगा, तो ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा, ये वाला। तो ये दो निकल चुके हैं। तीसरा अगर आपने फाई के लिए निकालना हो सिंपली, तो x और y को डिवाइड कर दें। जब आप y बाई एक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली टर्म ये वाली कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपली साइन बाई कॉस आ जाएगा। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन, तो टेन ऑफ फाइव ये दूसरी तरफ जाएगा, तो फाइव की वैल्यू आपके पास आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं लोकेटेड हैं ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर एक्स एक्सिस पे किस तरह है कि Q1 जो है वो x इक्वल टू 0 पे है, मतलब ओरिजिन पे है। ये मैं बना लेता हूँ कि x इज इक्वल टू 0 इधर आता है, कलर चेंज करता है। ठीक है, और यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी है जी, -e है। यहाँ पे x इज इक्वल टू a फासले पे Q2 पड़ा हुआ है और उसकी वैल्यू है +e, और यहाँ पे Q3 पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है +e, और ये है x इज इक्वल टू 2a पे, यही हाँ यही लिखा हुआ है। और कहता है कि कितना हम वर्क डन करेंगे एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कि थर्ड चार्ज को जब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो हमने मालूम करनी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का हमें फार्मूला पता है कि Q1 Q2 बाई R। ठीक है, अब पहले तो U1 कैलकुलेट करते हैं। U1 आपका क्या होगा, U1 आपका होगा
ये फर्स्ट वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला कितना है, ए, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस के ई स्क्वायर बाई ए, ठीक है। माइनस क्यों आया, एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है और Q1 का क्या है, नेगेटिव, ये आ जाएगा। अब जब आप इसको U2 कैलकुलेट करेंगे तो U2 भी आपका आएगा लेकिन पॉजिटिव में आएगा, के ई स्क्वायर बाई ए आएगा। क्या क्यों आएगा, देखिए हम 2 और 3 चार्ज के दरमियान ये निकालेंगे और 2 और 3 के दरमियान ये जो फासला होगा ना x का, वो a ही होगा अगेन, क्योंकि ये जो x इज इक्वल टू 2a है, ये यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक फासला है, ये यहाँ तक, ठीक है। ये 0 से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2a है, तो इसलिए हम फिलहाल तो कैलकुलेट Q2 से कर रहे हैं ना, तो ये 2a और ये a माइनस होगा तो पीछे हमारे पास a डिस्टेंस बच जाएगा। तो ये आ गया। अब U3 निकालना है, U3 कहाँ से होगा, U3 पहले से होगा, तो जब पहले से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के ई स्क्वायर बाई 2a। अब तीनों को करना है हमने ऐड, तो ये मैं रेस कर लेता हूँ क्योंकि जगह कम है। अब तीनों को जब ऐड करना है तो सिंपली आपको नज़र आ, चले मैं कर देता हूँ, u इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर बाई ए प्लस के ई स्क्वायर बाई ए माइनस के ई स्क्वायर बाई 2a, ये और ये कैंसिल, k की वैल्यू निकालेंगे तो ई स्क्वायर ओवर 4, k की वैल्यू होती है ना हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो 4 2 मल्टीप्लाई होके 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a, तो राइट ऑप्शन हमारा C आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। बी की हमने डायरेक्शन मालूम करनी है और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज इनटू द पेज जा रहा है, ठीक है, बी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लग रही है, आप बताएं कि बी की डायरेक्शन क्या होगा। वी की डायरेक्शन गिवन है, एफ की डायरेक्शन गिवन है, बी हमने फाइंड करना है। सिंपली यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल लगेगा, ठीक है। अब वो कैसे लगेगा, राइट हैंड पाम रूल, अब वो कैसे लगेगा, सिंपली आप क्या करें, अपना राइट हैंड लें, मोबाइल या लैपटॉप जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं उसको बिल्कुल स्क्रीन की तरफ रखें, ठीक है। अब आपकी जो पाम है, जो हथेली है, उसकी जो डायरेक्शन है वो अब स्क्रीन की तरफ होगी जो इनटू द पेज है, ठीक है। वी इधर को जा रहा है और आपका थंब जो है वो इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स को। तो अब जो आपकी ऊपर उंगलियां जो ऊपर की तरफ हैं वो डायरेक्शन बताएंगी बी की, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये पता चला कि जो हमारा बी होगा वो क्या होगा, वो टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज, ऊपर की तरफ यूं होगा, ठीक है, यूं होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, नहीं तो इसको दोबारा देख लीजिएगा जो बातें मैंने बोली है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज डेंसिटी गिवन है और कहता है कि, और ये चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, कहाँ से लेकर r इक्वल टू 0 से लेकर r इक्वल टू r तक, यहाँ तक कांस्टेंट है और उसके बाद 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करे अंदर एक रेडियस, के मतलब ये कह रहा है कि हम आपके पास ये एक स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, सही नहीं बना, और इसका रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक r है। आप क्या करें, इसके अंदर एक स्फीयर लें, ठीक है, कोई भी स्फीयर जिस तरह यहाँ पे गाजी लाई लगेगा, वही मैं गाजी सरफेस इमेजिन कर रहा हूँ और इसका ये रेडियस मैंने ले लिया स्मॉल r, ठीक है, ये गाजियन सरफेस है। तो अब इसकी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो क्या होगी। तो आसान सा है, लेकिन ये अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन। सेम इसी तरह का क्वेश्चन एक और आएगा आगे, जिसमें सिर्फ हमने ना डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो रो है। पहले तो हमें पता हो कि क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लिखा हुआ अभी हैज़ अ डेंसिटी, इसकी ये गिवन है रो, तो पहले तो हमें पता हो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, रो इक्वल है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड सरफेस में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई
आर क्यूब। पाई आर क्यूब से मुराद ये वाला स्फीयर जिसमें हमने ये कंसीडर किया, ठीक है। और ये डेंसिटी किसकी है, ये वाली, नेक्स्ट है हमारे पास कि अ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ चार्ज डेंसिटी रो दैट इज कांस्टेंट फ्रॉम आर इक्वल टू 0 टू आर। कह रहे हैं कि आप हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, उसमें एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें रो जो है कांस्टेंट है, कहाँ से लेकर उस यहाँ तक जितना उसका रेडियस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम करें फॉर ऑल पॉइंट्स आर लेस देन आर के। मतलब एक गाजियन सरफेस अब हम इमेजिन कर रहे हैं जिसमें वो कह रहा है कि आर करें इस रेडियस आर, मतलब आर जो है ये छोटा होना चाहिए उसके रेडियस से। तो मालूम करें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो गाजियन लॉ की छोटी सी एप्लीकेशन है, ये हमने पर्पल कलर में गाजियन सरफेस ले ली, ठीक है। हमें पता है कि गाजियन लॉ क्या होता है इंटीग्रल फॉर्म में, या फिर चलो इंटीग्रल नहीं लिखते डायरेक्ट, यही मैं लिखता हूँ। फ्लक्स हमें पता है कि वो होता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी है, ठीक। तो क्योंकि स्फीयर है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ई बाहर आ जाएगा, डी ए, ई डी ए हमारा होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा एक फ्लक्स आ गया, ठीक है। अब दूसरा फ्लक्स जो है ना वो हमारा होता है कि टोटल चार्ज इनक्लोज इन अ सरफेस और एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल चार्ज इनक्लोज कैलकुलेट करना ये ज़रूरी है, तो क्योंकि हमें यहाँ पे ये देखें चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है टोटल चार्ज इनक्लोज इन अ सरफेस ओवर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वो होता है कितना है, वो है 4/3 पाई आर क्यूब। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। सेम इसी तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है जिसमें सिर्फ इस रो की वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे और आंसर थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन सेम ही है, जब आप आगे करेंगे देखेंगे तो आपको क्लियरेंस हो जाएगी। तो ये यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो हमारे पास आ जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब। तो फ्लक्स आ गया जी हमारा 4/3 पाई आर क्यूब रो अवर एप्सिलॉन नॉट। ये एक इक्वेशन हमारी, ये एक ये बन गई और एक इक्वेशन ये पहले वाली। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो फ्रॉम 1 and 2 हमें पता है कि ई, क्योंकि देखें दोनों की अगर एक साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब रो अवर 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें क्या क्या कटेगा, इसमें देखें 4 पाई डायरेक्ट उड़ गया, ये आर एक बचा, यहाँ से ये आर स्क्वायर भी ख़त्म हो गया। तो ई की वैल्यू जो है हमारी वो क्या आएगी, रो आर अवर 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए ये आया गया है थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन, ये आपको बीएस की बुक्स में भी एचआर के यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स उसमें सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। एप्लीकेशन है ये, इसमें जो ट्रिकी पॉइंट है वो है जस्ट एरिया कैलकुलेट करना। अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। कहता है कि अ स्फीयर जिसका रेडियस आर है, ये एक स्फीयर बना हुआ देख लें, ये रेडियस आर है, सराउंड्स अ चार्ज पार्टिकल विद क्यू लोकेटेड एट इट्स सेंटर। ये चार्ज पार्टिकल क्यू जिसके सेंटर पे है शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर कैप ऑफ हाफ एंगल थीटा इज के। ये वाला हिस्सा है ना, ये ना ये वाला, हाँ, इसके बताएंगे यहाँ पे जो है ना वो कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो फ्लक्स हमने फाइंड करना है, जो फाइंड करना है वो फ्लक्स है, और फ्लक्स का हमें फार्मूला पता है, ये होता है ई डॉट ए या ई ए लिख देते हैं, ठीक है। वो वही बात है, जो भी हम पैच लेंगे उसमें एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये हिस्सा ले लेते हैं, ए भी इधर है ई भी इधर है, तो एंगल दोनों में 0 डिग्री बनेगा। फ्लक्स का ये फार्मूला है, ई हमें पता है, वही आना है जो हम पहले कैलकुलेट करते रहे। ई तो मैं पहले लिख ही देता हूँ, ई इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज Q ओवर आर स्क्वेयर, कैपिटल आर स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जिधर भी ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, या इस पॉइंट पे ले रहे हैं, तो रेडियस इसका आर, हम आर डिस्टेंस पे ले रहे हैं। अब काम की बात है कि एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, किस तरह हमने एरिया कैलकुलेट करना है? तो एरिया हमने इस तरह कैलकुलेट करना है कि ये जो ऊपर वाला इसका कैब है, मैं बना देता हूँ यहाँ पर, अगर अच्छे से बनता है ये, ठीक है। और कुछ यूं है कि ये यहाँ से यूं है, टेढ़ी बन गई है, उजारा चना है, और ये रेडियस, ये एंगल थीटा हो गया, ये रेडियस आर हो गया। अब हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हम एक छोटा सा पैच ले लेते हैं इस जगह, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ पे जो उसका डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? वो स्मॉल आर होगा। यहाँ पे हम पैच ले लेते हैं ds। अब ये पैच किस तरह ds है? मतलब ये अगर आपको थोड़ा सा मैं विजुलाइज कराऊँ तो ये ज़रा देखिएगा, ये है हमारे पास सर्कल, और ये यूं, ये जो इस सर्कल की ये थिकनेस है ना, ये वाले, ये ds है। जिस तरह आप अक्सर नहीं होता, वो कोई भी चीज़ ले लें, कोई ढक्कन ले लें, तो ऊपर से सर्कल है और नीचे से वो यूं है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना इसका, दिस वन, मतलब कोई भी छोटा सा पैच, ये वाला, इसको मैं किसी और कलर से करता हूँ, ग्रीन से, ये वाला छोटा सा पैच, ये हमारा ds हो, ठीक है। तो अब सिर्फ हमने एरिया कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कैलकुलेट एरिया। अब यहाँ पे जो छोटा dA होगा, मतलब इसी वही बात है, फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो स्मॉल पैच के लिए यही होता है ना, फ्लक्स इक्वल टू E dA होता है। तो हम अब वो dA जो कैलकुलेट करेंगे, काम की बात है वो कि dA कैसे कैलकुलेट करना। तो dA जो यहाँ पे कैलकुलेट होगा, ये आप अपने उसमें क्या नाम है, नोटबुक में लिख ले, याद कर लें कि जो इसका एरिया होगा वो होगा सरकमफेरेंस इसका कैप का और मल्टीप्लाई आर्क लेंथ। कैसे मैं भी बताता हूँ, पहले आप लिखिए कि सरकमफेरेंस, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? आर्क लेंथ के साथ। आर्क लेंथ क्या है? मैं लिख लेता हूँ, आर्क लेंथ ds है, और सरकमफेरेंस इसका क्या होगा? 2πr। कैसे देख लें, देखें ये एरिया है ना, एरिया दो लेंथ है, एक तो ये हो गई ऊपर वाली, ठीक है, ये मतलब यहाँ से उसका सरकमफेरेंस आ जाएगा, एक लेंथ वो हो गई 2πr। दूसरी लेंथ, क्योंकि एरिया हमें पता है दो लेंथ को मल्टीप्लाई करने से आता है, तो जो दूसरी लेंथ है ना, ठीक है, वो ये ds हो, जो यहाँ पे हमने आर्क, थोड़ी सी एक आर्क लेंथ बनाई है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको बात समझ आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे dA होगा वो क्या होगा? सरकमफेरेंस होगा, इसका सरकमफेरेंस होगा। मैं फिर इधर लिख देता हूँ, मतलब ये जो कैब है इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो मैं कलर कर रहा था, इसका यहाँ पे क्या होगा? सरकमफेरेंस होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई इसकी आर्क लेंथ होगी, ठीक है। तो अभी असली काम यही है कि dA अभी भी कैलकुलेट नहीं हुआ कि इसको कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 2πr, आर्क लेंथ क्या हो जाएगी? ds, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये ज़रूर रखिए ना, कहता है कि कैप हाफ एंगल पे मालूम करें, ठीक है। तो अब ds तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, ds है क्या। तो अगर आप यूँ, अगर आपको कुछ याद है, इसको मैं ज़रा, क्योंकि आर्क लेंथ है ना ds, तो आपको शायद अभी अच्छे से समझ आए कि ये आर्क लेंथ ds है क्या। ये देखिए, ये एक रेडियस r, अगर आपको याद हो छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे, ये थीटा और ये l इज इक्वल टू r थीटा। l जो है वो आर्क लेंथ होती थी, ठीक है, आर्क लेंथ होती थी l। तो अब यहाँ पर l की जगह हमारा क्या आ गया? मैं इसको इरेज करता हूँ, l की जगह यहाँ पे हमारा आ गया ds, ये आर्क लेंथ है। तो ds मैं अब कैसे कैलकुलेट करूँगा? ds इक्वल हो जाएगा मेरा r, कैपिटल ये वाला r,
इंटू थीटा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा, ये जो लिखा हो। तो ये मेरा डी ए क्या बन जाएगा, डी ए बन जाएगा 2 पाई आर आर थीटा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, किस तरह कैलकुलेट की है, ठीक है। और हाँ, एक छोटी सी सॉरी मेरी मिस्टेक, कि जब यहाँ पे डी एस होगा तो यहाँ पे डी थीटा होगा, डी थीटा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मैं ज़रा डायरेक्ट कर रहा था, ठीक है, क्योंकि हमने छोटा सा एक डी एस एलिमेंट लिया ना, सारा तो नहीं ना लिया, तो एक छोटा सा एलिमेंट लिया तो उसका एंगल भी ये छोटा सा डी थीटा होगा। तो इसको अब मैं अभी रेज करता हूँ। तो अब हम अगर इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, मतलब फ्लक्स अब क्या होगा, ई डी ए, ये डी फाई होगा। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फाई आ जाएगा, वो होगा ई इंटीग्रल ऑफ डी ए होगा, ठीक है। और इंटीग्रल कहाँ से शुरू होगा, 0 से लेकर थीटा तक होगा। तो यहाँ पे आएगा ई 0 से थीटा, डी ए की वैल्यू होगी 2 पाई आर कैपिटल आर डी थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हम डायरेक्ट जो है ना वो इंटीग्रल कर देंगे डी थीटा के साथ, लेकिन जो इसकी डिपेंडेंस है ना आर की, ये जो आर है, अगर मैं इसको दोबारा डायग्राम बनाऊं तो आर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसको अगर हमने थीटा और रेडियस में कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पैथागोरस थ्योरम से ये जो आर है ये हमारा आ जाएगा ये आर जो है वो हमारा आ जाएगा, मतलब आप जब पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये होगा साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यूँ होगा, परपेंडिकुलर आर है और हाइपोटेन्यूज कैपिटल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा कैपिटल आर, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि जगह कम है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। ये आ जाएगा 5 फ्लक्स ई 0 से लेकर थीटा 2 पाई, एक आर पहले था, एक अब आओ, अब हमने नया एक पुट किया आर साइन थीटा डी थीटा, तो ये हमारा आ जाएगा ई, ठीक है, साथ आ गया 2 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रल अब 0 से थीटा किस पे होगा, साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे अब जो फ्लक्स है हमारा वो होगा ई 2 पाई आर स्क्वायर, साइन थीटा का इंटीग्रल लेंगे तो वो होता है माइनस कॉज ऑफ थीटा, और यहाँ पे थीटा 0, ये लिमिट्स आ जाएंगे। तो ये जब आप पुट करेंगे, मैं यहाँ पे अब ई की वैल्यू भी पुट करता हूँ, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आर हमारा वही जो रेडियस होगा, मैंने ये पहले यहाँ पे लिखी थी ई, और ये जब आप सॉल्व करेंगे ये वाला कॉज वाला, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री, प्लस माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई किए, तो देखें कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये 1 आगे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 2 पाई भी आता था ये वाला, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई बाय आर स्क्वायर। तो ये देखें कटिंग क्या क्या होगी, ये इसके साथ 2 आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, तो एंड पे हमारा आ जाएगा, मैं ऊपर से रेस कर देता हूँ, ये आ जाएगा फ्लक्स 5, ठीक है, ऊपर क्यू है, नीचे 2 आर नहीं आता, 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, ये है हमारा नेट आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार खुद अपने हाथों से करें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, या फिर वीडियो पॉज करें, सोचें फिर करें, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है हमारा ये वाला।
Q/2 ε0 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट है हमारा, ये उसी का पार्ट है, मतलब यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब ये वाला एंगल 0 डिग्री हो जाए तो ये आंसर आएगा। ठीक है, कि सिंपली कि आपके पास एक इनफाइनाइट प्लेन ऑफ शीट ऑफ चार्ज है। ठीक है, एक प्लेन ऑफ शीट ऑफ चार्ज है और यहाँ पे चार्ज क्यू है। तो ये लिखा हुआ है कि अ पार्टिकल विद चार्ज क्यू इज लोकेटेड अ डिस्टेंस डी फ्रॉम एन इनफाइनाइट। हाँ, यहाँ पे एक चार्ज, ये डिस्टेंस डी है, शीट्स के दरमियान यहाँ पे एक चार्ज है, तो यहाँ पे इसका फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो ये सिंपली होता है Q/2 नेक्स्ट MCQs है हमारे पास ये वाला। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास ये वाला। इसमें कह रहा है कि ये रिपीटेड है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है वो रेस्ट से रिलीज होता है इन अ रीजन वेयर देयर इज अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कांस्टेंट है। इस द टू फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, द पाथ ऑफ द सर्कल विल बी। सिंपली स्ट्रेट लाइन में जो है ना वो मूव करेगा। ठीक है, अब वो स्ट्रेट लाइन में क्यों मूव करेगा, सवाल ये है। ये देखिए लिखा हुआ है ना कि पार्टिकल जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है और दोनों फील्ड आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो एक तो बात क्लियर है कि अगर क्या नाम है, दोनों होती, एक ई इस तरफ होती, बी इस तरफ होती, परपेंडिकुलर होती, तो तब बी फोर्स लगती है। क्योंकि ई का काम याद रखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है चार्ज को एक्सेलरेट करना। ठीक है, और बी का काम होता है चार्ज को, उसको डिफ्लेक्ट करवाना। इसको इस वजह से मैग्नेटिक फोर्स को डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब दोनों जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे, दो चार्ज ने तो सीधा मूव करना, डिफ्लेक्शन तो होगी ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी पॉइंटिंग वेक्टर का ही उसी में से ही है। फॉर द ब्लू लाइट आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैज़ अ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस, कि एक मटेरियल है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो है हमारे पास एप्सिलॉन आर, जो है वो हमारे पास 2.1। ठीक है, एप्सिलॉन के हिसाब से, एंड उसकी जो परमिबिलिटी है वो भी यही है, मतलब जो रिलेटिव होगी मीडियम है 1.0 म्यू of the speed in vacuum. The phase velocity of the blue light is an unbounded medium of this material is, कि मीडियम में हमने बताना है कि जो स्पीड होगी वो कितनी होगी। तो पहले तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि c इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे मैं नॉट लिख देता हूँ, 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये वैल्यू होती है c के। अब जब c मीडियम में होगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कम होगी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन आर म्यू आर, या फिर आप m लिख दें मीडियम के लिए, आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे हम दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा c मीडियम में 1/2.1 एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं ठीक कर दिएंगे, ये हो जाएगा 2.1 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 म्यू नॉट। तो ये 2.1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√2.1, साथ आ जाएगा 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। अब ये जो 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट है, ये देखिए c की वैल्यू है ना, तो हम इस सब की जगह c लिख देते हैं। तो c मीडियम में क्या होगा, c/√2.1 एप्सिलॉन, ये हाँ c/2.√1, ये है हमारा राइट ऑप्शन। तो ये जी किधर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये वेव में से है, जस्ट आपको वेव इक्वेशन जो है ना वो लिखनी आनी चाहिए, और इसमें कुछ भी नहीं है। इसी तरह का आगे एक और आएगा, लिखा हुआ है द इक्वेशन, ये एक वेव इक्वेशन गिवन है
वेयर ए टी एंड लेमडा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, तो पता है कि इनमें से क्या है, तो सिंपली इस माइनस की वजह से, सॉरी इस माइनस की नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन की वजह से जो वेव है वो मूव करेगी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, कैसे मूव करेगी वेव जो है वो हम लिखते हैं यूं, वी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, के जो है ना ये होता है डायरेक्शन इसकी प्रोपोगेशन की, कि कहाँ पे ये मूव कर रहा है। तो अब इसको और उसको आप कंपेयर करें, देखिए ये एक्स बाई लेमडा लिखा हुआ है, एक्स बाई लेमडा ये की है, और ये टी स्मॉल टी बाई कैपिटल टी ये इसका ये वाला पोर्शन है। तो के की वैल्यू देखें ऊपर से क्या आ रही है, माइनस में आ रही है ना, जो भी होगी लेकिन माइनस में होगा। ठीक है, मतलब मैं अगर इसको यूँ लिख दूँ, ये 1/λ ही आ रही है, तो इस नेगेटिव साइन की वजह से मैं पता चला, और साथ ये किसके है, एक्स के साथ है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव करेगी। अभी इसी तरह का एक और भी आएगा, उसको भी देखिएगा। नेक्स्ट है के या क्यूब हैज़ अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस, द पोटेंशियल कितना होगा। कि एक हमारे पास क्यूब है, ये क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, ये क्यूब है, इसमें हमें कहते हैं जी कि आपका पोटेंशियल कितना होगा, कि इसकी सरफेस पे पोटेंशियल वी है, अगर अंदर चार्ज नहीं पड़ा हुआ तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड द क्यूब द पोटेंशियल एट इस सेंटर, इसके सेंटर में कितना पोटेंशियल होगा। तो देखें उसकी कितने फेजेस हैं, 6 फेजेस हैं क्यूब के, एक ये होता है, 2 3 4 5 और एक बिल्कुल मेरे सामने वाला 6। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा उसकी सरफेस पे वो डिवाइडेड बाय हम 6 करेंगे। ठीक है, सेंटर पे, इसलिए v/6 आंसर है, ना 0 है ना v है। मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था ये 21 वाला है। इस तरह का पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। ठीक है, कह रहा है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, चार्ज q है, और उसके ऊपर वो चार्ज q जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू द वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है उस स्फीयर की। तो इसमें हमारे पास जो है ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है। ठीक है, और इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या है, q। अब हम क्या करते हैं, जरा लाइन में रखिएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, लिखा हुआ है कि जो थ्रू आउट द ये वाली लाइन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब हम क्या करते हैं कि एक गाजियन सरफेस में इसके अंदर इमेजिन करते हैं ये वाली, इसका चार्ज रेडियस क्या होगा r, और जो इसके अंदर चार्ज स्टोर होगा वो स्मॉल q होगा। ये ज़रा टेक्निकल बात है, इसको ज़रा जहन में रखिएगा। अब जो पहले तो लिखते हैं ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो जब आप सरफेस चार्ज सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वो होती है रो। ठीक है, टोटल चार्ज q, और क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। ये 4/3 पाई r क्यूब ये जो पहला वाला स्फीयर था उसकी है डेंसिटी। ठीक है, अब ये जो टोटल चार्ज इनक्लोज हुआ है ये वाला स्मॉल क्यूब, इसको IN5 लिख देता हूँ। तो अगर मैंने इसकी निकालनी हो कि इसके अमाउंट क्या है, तो वो क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी कौन सी, ये वाली। ठीक है, इस पूरे स्फीयर की, और वॉल्यूम कौन सा होगा, जो इसका अपना होगा, 4/3 पाई r क्यूब, जो हमने गाजियन सरफेस खुद कंसीडर किया। ये इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, ये याद रख लें आप। ठीक है, जो पीछे क्वेश्चन था उसमें हमने ये रो की वैल्यू नहीं इंसर्ट की थी, आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करें, सेम क्वेश्चन है एक, वहाँ पे रो में आंसर है। ठीक है, हमने वैल्यू नहीं उसमें इंसर्ट की थी। तो जो अब जो टोटल चार्ज इनक्लोज इसमें होगा, वो ये रो की जब आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो वो होगा कैपिटल Q 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब 4/3 पाई R क्यूब। पाई 4/3 पाई R 4/3 ये कैंसिल, तो जो टोटल चार्ज इनक्लोज इसके अंदर हुआ है वो हुआ है Q R क्यूब और कैपिटल R क्यूब। ठीक है, और हमने क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। अच्छा, ज़्यादातर ये समझते हैं कि चार्ज है स्फीयर है तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कि वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है, वॉल्यूम पे नहीं होता।
वॉल्यूम पे ये इसकी वैल्यू होती है, तो इसलिए E0 तो बनता ही नहीं है। फॉल 19 का ये पेपर है, ये जो F19 मैंने लिखा हुआ है। तो अब हम अपनी कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक तो फ्लक्स का हमें फार्मूला पता है, टोटल चार्ज इंक्लूज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वो अब हमारा हो जाएगा कैपिटल Q R³ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट R। ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा होगा EA, और E तो एज इट इज एरिया हो जाएगा 4πr²। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा आ जाएगा E 4πr² बराबर है R³ एप्सिलॉन नॉट R। अब इसमें हम करते हैं कटिंग, ये और ये सारा R² इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा E इक्वल है 1/4 एप्सिलॉन नॉट R स्मॉल r R। ये है हमारा करेक्ट आंसर। सॉरी, यहाँ पे क्यूब आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनता है? ये है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, देखें वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आ गया। इसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बतानी है, इसको मैं सही से सॉल्व करता हूँ। ये मैं रेस कर देता हूँ क्योंकि जगह कम है और हमने नीचे नहीं जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो काइंडली लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। अच्छा, अगला सवाल है, ये एक कंपोनेंट है EY हमें गिवन है। ठीक है, लिखा हुआ है 30 cos ऑफ 2π 10⁻80 -2π/3x। तो आप बताएं, नीचे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले तो आपको ठीक से लिखना पता हो ना, तो वो EY में कंपोनेंट की फॉर्म में लिखूंगा। ये होता है E0 जो उसका एम्पलीट्यूड है, कॉज ऑफ kx -ωt। ठीक है, तो अब x वाला जो है वो इसके बराबर है, ये वाला हिस्सा आ रहा है, और t जो है वो ये वाला हिस्सा आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो बहुत क्लियर है कि ओमेगा जो है ना वो किसके बराबर होगा। आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो कॉज है वो, इसमें थोड़ा सा माइनस का इशू होता है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जब आप माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से मैं चल लिख लेता हूँ क्योंकि कॉज है अपना साइन एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ ओमेगा t - kx। एक ही बात है, तो आपका ओमेगा जो है ये इक्वल आ जाएगा 2π 10⁸। ठीक है, और k जो है ये इक्वल आ जाएगा 2π/3। अब हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फाइंड करनी है, f और k फाइंड करनी, लेमडा। अब f का तो हमें फार्मूला जो रिलेशन होती है ओमेगा वो होता है 2π/f(k). ठीक है, तो इसका मतलब f की वैल्यू जो है वो होगी ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π। ओमेगा की वैल्यू ऊपर से उठाएं, यहाँ पे रखें, तो ये आ जाएगा 2π × 10⁸। अगर 2π ये और ये कैंसर, 10⁸ हर्ट्ज आंसर। तो इसमें भी 10⁸ है, इसमें भी है, इसमें नहीं, हर्ट्ज में आना चाहिए, इसमें भी है। अब देखते हैं इन तीनों में से कौन सा ठीक है। फिर आ गया लेमडा। अब लेमडा में और के में हमें रिलेशन मालूम पता हो, तो के होता है 2π/λ। तो अगर मैंने लेमडा निकालना है तो वो होगा 2π/k। तो 2π एज इट इज, के की वैल्यू क्या है 2π/3, ये हो जाएगा 2π/3। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 3 है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। तो राइट ऑप्शन है हमारा ए, ये वाला, ये है हमारा राइट ऑप्शन। उम्मीद है इन वीडियोस के साथ आप कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। चैलेंज नेक्स्ट है हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान सा है। और कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के टेस्ट की मैं आपको ख़ास बात बताऊं तो
अगर ये टेस्ट आपका 2 घंटे का है, ठीक है, या 3 घंटे का है, तो क्लियर ये बात है कि उसका 1/3 टाइम में ना, इतने टाइम में पेपर सॉल्व हो जाता है अगर आपको आता हो, टोटल पेपर। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कहीं कुछ एग्जांपल्स होंगी, कहीं कुछ होंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं इनके अपने बनाए हुए, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है टाइम कांस्टेंट बताना है। टाइम कांस्टेंट हमें पता है टॉ इज इक्वल टू होता है आर सी। अब क्योंकि इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कैपेसिटर्स हैं, मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ये देखें, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब सिंपल से हम क्या करेंगे, अब नया फार्मूला हमारा होगा टाई इज इक्वल टू आर इक्विलेंस सी इक्विलेंस। आर क्योंकि सारे सीरीज़ में, तो इनका बहुत आसान है कैलकुलेट करना। क्या होगा, R1 प्लस R2, इसी तरह इक्विलेंस कैलकुलेट करते हैं Rn तक। तो जो आर इक्विलेंस होगी, देखिए कितने रजिस्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5R हो जाएगा। ठीक है, ये सीरीज़ में थे। और कैपेसिटेंस जो है, क्योंकि वो पैरेलल में है, तो जो वो आसान बना दिए पैरेलल में ऐड करके, क्योंकि उसकी भी जो कैपेसिटेंस अगर पैरेलल में हो तो वो भी इसी तरह कैलकुलेट होती है, C1 C2 अप टू Cn तक। तो C इक्विवेलेंस आपकी क्या होगी, कितने कैपेसिटर, 1 2 3 4 5, 5C हो जाएगा। तो अब आपका टॉ की क्या वैल्यू होगी, जो टॉ है आपका, ठीक है, वो क्या होगा, 5R इंटू 5C। ये टॉ आपका हो जाएगा 25RC। ये है जी आपका राइट ऑप्शन। तो इसको अब मैं छोटा करता हूँ, राइट ऑप्शन है हमारा डी, ये राइट ऑप्शन है 25RC। ये रिपीटेड है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे, बस एंड पे हम पहुंच गए हैं। मैं पेज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकें। क्वेश्चन है कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है और वो सर्कल एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, मैग्नेटिक फील्ड b परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है। तो देख लें b, याद रखिएगा जब भी मैग्नेटिक फील्ड की बात आए तो वर्ड परपेंडिकुलर का आना ज़रूरी है। ठीक है, पैरेलल का वर्ड मतलब कोई काम नहीं, जो भी चीज़ होगी वो ज़ीरो आंखें बंद करके। तो हमें पता नहीं है स्पीड क्या है पार्टिकल की, तो ये इंटर सेकेंड ईयर की बुक का MCQs है। ये देखें, एक पार्टिकल एक यूं सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि पहली बात तो जो उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी बार बार, वो होगी मैग्नेटिक फोर्स B, ये होगी एक। और जो बार बार ये जहाँ पे सेंटर में रहेगा तो उसको सर्कुलर पाथ में कौन सी फोर्स मूव करवाएगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अच्छा, मैं एक सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना, रियलिटी में ये फोर्स नहीं होती। ठीक है, कोई ना कोई फोर्स होती है जो इसका काम कर रही होती है। मतलब साइंटिस्ट ने ये किया कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो चीज़ गोल घूम रही है, टेंशन वाली फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, जो भी चीज़ें गोल घूम रही है उनको एक अलग से नाम दे दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। इन रियलिटी ये अक्सर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रियल में एग्जिस्ट करती है या रियल एक फोर्स है? नहीं, सिर्फ क्या है, कोई भी चीज़ जब एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है ना, ये याद रखिएगा। हाँ, वो मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक धागा है, उसके साथ कोई भी चीज़ बांधते उसको गोल घुमाते हैं। अब वो चीज़ गोल घूम रही है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स तो है, लेकिन वो किसकी वजह से है? तो वो वहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग की वजह से है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग रिस्पॉन्सिबल है उस सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो हम कहते हैं हकीकत में जो फोर्स है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, वो बिहेव कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सेंट्रीपिटल का मतलब है गोल घूमना, सेंटर, सेंट्री जो है ना इसका मतलब है सेंटर, तो सेंटर के गिर्द घूमना। ठीक है, ये इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन था, इसको ज़रा जेन में रखिए, बहुत सारी जगह पूछा जाता है। चलें, तो हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो होती है mv²/r, जो भी रेडियस होगा। यहाँ पे स्मॉल r है तो हम स्मॉल r, बल्कि लिखा हुआ है स्मॉल r रेडियस, और जो उसकी
मैग्नेटिक फोर्स होगी वो होती है क्यू वी बी, और परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फोर्स हमें, मैं लिख देता हूँ, वो ये क्यू वी क्रॉस बी। क्योंकि लिखा हुआ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ये साइन थीटा होता है, और साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्यू वी बी लिख दिया। अब ये वी कैंसिल, आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो वी की वैल्यू आ जाएगी क्यू बी आर बाय एम। ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे ए है। और एक और इंटरव्यू में क्वेश्चन आस्किंग होता है कि अब मैग्नेटिक फोर्स के मुताबिक, ये एक बात बहुत ध्यान में रखिएगा कि एक जगह है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, एक रूम है, और आप किस तरफ किस डायरेक्शन में मूव करें तो आप बच जाएंगे, अदरवाइज जो है ना वो आपको उससे आप क्या नाम है मर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है बहुत ख़तरनाक फोर्स है, तो सिंपली उसका राइट ऑप्शन होता है कि हम हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेंगे, ठीक है। तो मूव क्यों करेंगे, क्योंकि देखें जब पैरेलल मूव करेंगे तो वी और बी के जो दरमियान एंगल है वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है 0, तो मैग्नेटिक फोर्स हम पे लगेगी ही नहीं और ना इसका कोई हम पे इम्पैक्ट होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट एमसीक्यूज है 25। ये एमसीक्यूज ग्रिफिथ की एग्जांपल है, उस पर सॉल्व है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि आसान है, सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस करके आपको एक अंदाज़ा हो रहा होगा कि अगर 5 एमसीक्यूज हैं तो 5 में से जो है ना वो 2-3 मैक्सिमम 3 या 4 जो है वो कंफर्म है कि इंटर या बीएससी लेवल तक आ रहे हैं, ठीक है। ये भी बीएससी लेवल का, ये हमेशा ग्रिफिथ की बुक है, ठीक है। ये कोई मुश्किल जो है चीज़ नहीं है, आसान सा है। अभी हम देखते हैं, कहता है एक टोराइडल है, रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनर रेडियस उसका ए है, आउटर रेडियस उसका बी है, हाइट उसकी एच है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है। तो पता है कि सेल्फ इंडक्शन क्या हो, तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है एल इज इक्वल टू एन फाई बाय आई। तो हमने कैलकुलेट एन पता है, आई होता है हमें उसका, ठीक है जी, करंट है, फाई हमने कैलकुलेट करना है फ्लक्स। फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें, तो फ्लक्स तो हमें पता है इक्वल क्या होता है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए, ये फार्मूला होता है फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है। अब स्मॉल पैच जो है इधर, क्योंकि मैंने डी एस लिखे यहाँ पे स्मॉल पैच, देखें डी एस ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है। मैं इसकी बड़ी हमने फारसी और बड़े फ़लसफ़े पे नहीं जाना, जस्ट वी हैव टू सॉल्व इट, हर चीज़ यहाँ पे उन्होंने ली हुई है। तो पेन थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो पहले तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है टोराइडल की या सोलेनोइड की, एक की होती है बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई एफ। एफ क्यों लिया है, ये फासला एस है उसका, जो डिस्टेंस है उसका रेडियस है, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। तो बी की हमारी क्या वैल्यू है, वही सोलेनोइड वाली, एक सोलेनोइड को आप घुमाएं ना गोल, ठीक है, तो वो टोराइडल बन जाती है। तो इसकी और सोलेनोइड की एक ही मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट एन आई अवर 2 पाई एस, ठीक। तो असली, और अब इसमें एरिया क्या है डी ए, एरिया बहुत सिंपल सा है, ठीक है। एक उसकी हाइट एच मल्टीप्लाई जो स्मॉल पैच, जो स्मॉल हमने इसका हिस्सा लिया हुआ है उसकी जो डेप्थ ली हुई है डी एस, ये। तो सिंपली हमने इसमें बी और ए की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये देखें फ्लक्स हमारा आ जाएगा म्यू नॉट एन आई 2 पाई एस एच डी एस, और इंटीग्रल ये आ गया, ठीक है। और इंटीग्रल कहाँ से होगा, ए से लेकर बी तक होगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। मैं ज़्यादा इसको डेप्थ में नहीं लेके जा रहा क्योंकि वीडियो लेंथी बन रही है, और लेंथी वीडियो बहुत मुश्किल से देखनी होती है। तो ये म्यू नॉट एन आई अगर 2 पाई, ये एच बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी डी एस बाई एस, ठीक है। अब आपको पता है जब आप इसका इंटीग्रल लेंगे तो आंसर आएगा नेचुरल लॉग में, और फिर आप इसमें लिमिट्स पुट करेंगे,
ये यूं आ जाएगा म्यू नॉट एन आई 2πh नेचुरल लॉग ऑफ एस, ये हो जाएगा बी ए। मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सिंपली माइनस होगा ना नेचुरल लॉग ऑफ बी, ये वाला मैं पहले लिख लेता हूँ। ये वाला जो जब आप सॉल्व करेंगे ये वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो वहाँ पे जब आप लॉग का फार्मूला वो रूल लगाएंगे जो होता है डिवाइड, माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड में चेंज हो जाता है, तो ये मैंने वो लिखा है। ये फ्लक्स की वैल्यू है। इस फ्लक्स की वैल्यू को उठा के आप सिंपली यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। तो एल आपका आ जाएगा एन, एक पहले से इसको मैं रेड कलर से लिखता हूँ, म्यू नॉट, एक एन और आ गया आई एच ओवर 2π। एक मिनट ठहरिएगा, इसको मैं थोड़ा सा पीछे करके लिख देता हूँ। एल हमारा होगा एन बाय आई, और यहाँ पे आप साथ फ्लक्स की वैल्यू लिखेंगे। फ्लक्स की वैल्यू क्या है? फ्लक्स की वैल्यू है ये वाली वैल्यू, फाई की जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे, म्यू नॉट एन आई 2πh नेचुरल लॉग ऑफ बी बाई। आप इसकी कटिंग करते हैं, सिंपली ये आई आई कैंसिल हो जाएगा और ये एन 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 स्क्वायर हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर आ गया। एल की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट एन स्क्वायर एच नेचुरल लॉग ऑफ बी बाई ए ओवर 2π। सिंपली ये हमारा आंसर आ गया। और इसमें ये ऑप्शन कौन सा है जी? कौन सा? एन स्क्वायर म्यू नॉट एन स्क्वायर एच ओवर 2π, म्यू नॉट एन स्क्वायर एच ओवर 2π, ये दो है और ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, ये हमारा फिर रिपीट हुआ है, गलती से आ गया। इसका राइट ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन, मैं आपको बता चुका हूँ क्यों। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, ये ईएमटी के रिकॉर्डिंग में बताता है। चलो इंटरव्यू में अगर ईएमटी का कुछ आपसे पूछा जाएगा ना सबसे ज़्यादा, तो ये मैक्सवेल्स की इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये एमफिल में आपको आके पता चलेगा कि क्यों हर जगह मैक्सवेल इक्वेशंस की चर्चा है। तो जो मैक्सवेल की जो चार इक्वेशन है, इनकी आपको फिजिक्स अच्छे से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह आप ये लिखा हुआ है डेल डॉट बी जो है ना, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0। अब डाइवर्जेंस ऑफ बी का क्या मतलब है कि कोई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड में। मोनोपोल से हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एक ये पोल एग्जिस्ट करता है ना, चार्ज जिधर भी आप रख लें, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये अलग से एग्जिस्ट करता है नेगेटिव चार्ज, इसकी फील्ड इनवर्ड है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो वो एक कंप्लीट लूप होता है नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? नॉर्थ से लेकर साउथ तक वो आती ही आती है। इसमें कोई मोनोपोल नहीं है, ये डाईपोल है। इसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ें ना ये थोड़ी सी नॉलेजेबल हैं, ये आपने ज़रूर मैक्सवेल की इक्वेशन को करना है। तो इसका ये देखें ऑप्शन लिखा हुआ देयर इज़ नो मैग्नेटिक मोनोपोल्स। अगला है अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये बात बोली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है चार्ज को एक्सेलरेट करना, ठीक है। और जब ई परपेंडिकुलर होगा बी के, ठीक है, तब ही जो क्या नाम है चार्ज है वो कहीं मूव करेगा और डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा हर बार। और अगर इसकी मैं बात करूं क्या नाम है मैग्नेटिक फोर्स की, तो वो भी अगर परपेंडिकुलर हो इसके बी के, बता रहा हूँ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ कि अगर मैग्नेटिक फोर्स जो है परपेंडिकुलर है बी के, तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है। जिस तरह मोशन अगर हो रहा है तो हम कहते हैं F इज इक्वल टू एम ए, तो वहाँ से एक्सेलरेशन जो है वो भी परपेंडिकुलर किसके होगी? बी के होगी। तो ये मैं वर्ड परपेंडिकुलर का क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि हमें पता है कि जो दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें, अगर वो परपेंडिकुलर हूँ तो उसका आंसर 0 आता है, ठीक है। एफ बी से मैं इधर क्यों गया? आपको पता है कि कोई भी मोशन होता है तो न्यूटन का सेकंड लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल होता है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए। और अगर आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट भी करनी हो ना इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम ये कहते हैं कि एफ बराबर है एफ बी के,
यहाँ पे आ जाएगा MA और यहाँ पे हो जाएगा QVB। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन मालूम कर लेते हैं, QVB डिवाइडेड बाय M। ये भी बहुत सारे MCQs में आ जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब डॉट प्रोडक्ट जब दो वेक्टर्स में 0 है तो बस डॉट प्रोडक्ट ले लें दोनों का और आंसर आ जाएगा। तो पहला लिखा हुआ है जी 2i कैप प्लस HJ कैप। ठीक है, ए की ये वैल्यू है, डॉट मैंने पहले क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा और मैं डायरेक्ट आपको बताना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले इतनी बार इनको हम देखते हैं कि याद हो जाते हैं, और एक वीडियो भी क्या पता 10 बार वीडियो रिकॉर्ड करें और फिर 11वीं बार जाके सही से बने, तो इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी बोल जाता हूँ। हमने वैल्यू फाइंड करनी है h की, हमें एक्सेलरेशन गिवन है, हमें b गिवन है, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है h की। तो सिंपली अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट ले लिया, देखें i इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2h, बकिया सब 0, तो ये इधर माइनस है उधर जाके प्लस, 2h इक्वल टू 6 और h की वैल्यू आ जाएगी 3। तो राइट ऑप्शन है आपका C। नेक्स्ट MCQs है, पहले मैं ये सॉल्व कर लूँ। कहता है कि विच कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो रॉन्ग है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, किसके लिए रॉन्ग है, किसके लिए रॉन्ग है, कौन सी स्टेटमेंट है कंडक्टर के लिए। पहली लिखी है कंडक्टर में इक्विपोटेंशियल होती है, जी बिल्कुल होती है। दूसरी लिखी हुई है कि एनी नेट चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये भी ठीक है। इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर, बिल्कुल होती है जी। देयर इज नो नेट फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज नियर द न्यूट्रल कंडक्टर, ये गलत है। ठीक है, तो मतलब आपका राइट ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। अगली है 10th, कह रहा है कि दो चार्जेस है, Q है एक -Q है, जो इस लोकेशन पे पड़े हुए हैं। ये Z है, यहाँ पे Q पड़ा हुआ है और यहाँ पे -Q पड़ा हुआ है। इनसाइड द स्फेरिकल शेल, एक शेल है उसके अंदर पड़े हुए, एक स्फेरिकल शेल है उसके अंदर, ये दो पड़े हुए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है, फ्लक्स का ये मैट इंटर लेवल का क्वेश्चन है। वो कहता है कि टोटल चार्ज इनक्लोज इन अ सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज कौन सा होता है, ये होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन सरफेस, वो सरफेस जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, वो स्फीयर होगा, और स्फीयर पे टोटल चार्ज क्या है, एक चार्ज है Q, ठीक है, दूसरा चार्ज क्या है -Q, दोनों को ऐड करें आंसर 0, तो फ्लक्स क्या होगा 0। राइट ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ये लास्ट वाले हमारे रिमेनिंग MCQs और इसके बाद वीडियो ख़त्म, ये बस ये रह गए। लिखा हुआ है 4 आइडेंटिकल चार्ज में 2020 का पेपर। अच्छा एक बात मैं आपको बताता तो चलूँ कि मेरे पास 2021 का पेपर हमने इससे पहले सॉल्व किया है, ठीक है, ये 2020 का है, और 2022 का पेपर मेरे पास नहीं है। अगर आप में से किसी के पास हो या कोई ऐसा MCQ जो मैंने इस वीडियो में सॉल्व नहीं किया और आपके पास हो, तो आप मेरी मेल ID पे शेयर कर सकते हैं, वो है snali0574@gmail, इस पर आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं एज सुन एज पॉसिबल जितना भी होता है मैं सॉल्व करके या तो पर्सनली आपको सेंड कर दूंगा, नहीं तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। और 2023 का जो पेपर है कंप्लीट, उसकी वीडियो ऑलरेडी सॉल्व है, मतलब वो कंप्लीट पेपर सॉल्व है, उसकी वीडियो आप जो प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। सॉल्व करते हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो भी सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है सन 2012 में मेरे ख्याल से, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको अच्छे से देखिएगा। कहता है कि क्या कहता है कि 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, Q 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं जो कॉर्नर पड़े हुए हैं एक स्फीयर के, जिसका साइड A है। पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी, ये इसको नीचे लिखते हैं, किधर क्या है, ठहरे एक मिनट रखिएगा। क्या मालूम करना है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। हमने इससे पहले भी ये किया जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी मालूम की है 3 चार्जेस की। अब क्या कह रहा है, कहता है कि ये स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे भी चार्ज Q, 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 ठीक है। कहता है कि इसकी टोटल
एनर्जी फाइंड करो जहाँ इसका ये भी डिस्टेंस ए है, ये वाला भी डिस्टेंस ए है, तो इसकी टोटल हमने मालूम करनी है पोटेंशियल एनर्जी यू। पहला तो बहुत क्लियर है, मैं आपको एक 4 पोटेंशियल एनर्जीज बताता हूँ। देखें इसके एक जो सेम है, ठीक है, मुख्तलिफ कलर से बना रहा हूँ। दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, तीसरी पोटेंशियल एनर्जी, चौथी पोटेंशियल। 4 पोटेंशियल एनर्जीज आपने कैलकुलेट करनी है। क्या सिर्फ उनकी क्या वैल्यू होगी, u1 इक्वल है u2 इक्वल है u3 इक्वल है u4, या ठीक है, ये कितनी होंगी, इसकी वैल्यू होगी, इधर लिख देता हूँ, k क्यू स्क्वायर अवर ए, ये वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, u इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r। r यहाँ पे a है, q1 q2 की वैल्यूज है। अब ये तो हो गई 4, बकिया तो और है ना 2, वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन सी हैं। टोटल 6 हैं। देखें, एक इस चार्ज की इसकी वजह से भी है, सेम इस चार्ज की इसकी वजह से भी। तो ये कैलकुलेट करते हैं क्या हो गया, ठीक है, वह याद करने वाला क्वेश्चन है, ये भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। ये MD कैट और ई कैट के प्रैक्टिस में भी कभी कभार आता है, BSc लेवल का क्वेश्चन है, ये बॉक्स नहीं अच्छे से बनते। ये एक चार्ज है Q Q Q Q। पोटेंशियल एनर्जी के केस में याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी है, जितनी चार्जेस हैं जिसके हिसाब से जिसके इफेक्ट पे आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वो करनी है, मतलब या फिर जिस सिस्टम में जितनी भी है। देखें, पहली बात कि ये डिस्टेंस a है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये भी डिस्टेंस a है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अंदर वाला फासला कितना होगा। ये अंदर वाला फासला होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2a। कैसे होगा, सिंपली पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज आपने कैलकुलेट करनी है, वो होती है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस आपकी a है, परपेंडिकुलर भी a है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है सॉरी। तो जब आप हाइपोटेन्यूज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये कुछ ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम मैं इसको ग्रीन कलर का बनाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ भी यही कुछ होगा, ये होगा 2a। तो 2 पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी u3 u5 और u6, उनकी वैल्यू क्या होगी, उनकी होगी k q स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a, ये होगी, ठीक है, ये a बाहर है। अब जब आप सबको सम करेंगे, मैं ज़रा शॉर्टली कर रहा हूँ, तो क्या होगा, पहले 4 k q स्क्वायर बाय a, 4 ये होंगी, और 2 पोटेंशियल एनर्जीज जो है ना वो ये वाली होंगी। तो 2 सम टोटल कर रहे हैं ना, k q स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2a। तो अब इसमें देखें जो कॉमन चीज़ें ना वो हम कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या कॉमन है, k कॉमन है, q स्क्वायर कॉमन है, नीचे a कॉमन है, और 2 कॉमन है। तो ये आ जाएगा 2 + 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। यही आपका आंसर है, आप देख सकते हैं। देखते हैं जी ये किधर गया है, किधर गया है, ये आपका राइट ऑप्शन है। अगला देखिए, अब ये रिपीटेड है लेकिन उल्टा करके पूछा है। अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, ठीक है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल इज। अब मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पूछ रहे, क्या हो सकती है, ऑलवेज जीरो, नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब हमें जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। फोर्स क्या होगी, वो इन तीनों की वैल्यू और एंगल जो होता है थीटा, वो बताता है कि फोर्स कैसी होगी, जीरो होगी, नहीं होगी, क्या होगा। इन तीनों की वैल्यू क्यू वी बी और साइन थीटा जो होता है, नेवर पे जीरो, नहीं, हो भी सकती है जीरो इफ बी एंड वी इज परपेंडिकुलर। नहीं, अगर वी भी परपेंडिकुलर हो गए तो साइन थीटा 91 होगा, और एफ बी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू उसकी हो गई। तो ये तो सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट है कि ज़ीरो होगी अगर बी और वी पैरेलल होते हैं, क्योंकि साइन पैरेलल में 0 डिग्री हो जाएगा और साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे एफ बी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी, वही क्वेश्चन है कि इसकी डायग्राम नहीं यहाँ पे बनी हुई,
ये वही सवाल है, इसको खुद ज़ुबानी करें कि हमने बताना है टाइम कांस्टेंट बताना है, ठीक है। वही टॉ इज इक्वल टू आर सी वाला फार्मूला लगना है, इसमें आर इक्वलेंस 5R आएगा और सी जो है कैपेसिटेंस इक्वलेंस वो भी 5C आएगा। वही अभी पहले क्वेश्चन की तीसरी चौथी बार रिपीट हो रहा है। तो 5 × 5 25C, ये इसका आंसर है। ये अगेन देख लें, अभी ये हम 20 का पेपर कर रहे हैं और 21 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन उल्टा आया हुआ है, ठीक है। कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन इम्प्लाई कि कोई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। कौन बताती है? ये वाली पता। ऊपर लिखा होता है कि डेल डॉट बी क्या बताती है, इससे पहले वाले पेपर में। ये भी 2020 का पेपर है, ठीक है, और हमने इससे पहले पेपर 2021 का किया था, उसकी मैं बात कर रहा। उसमें ये गिवन था MCQs और बताया था इसका मतलब क्या है। अब इसमें मतलब जो है उसका वो गिवन है और कह रहे हैं कि कौन सी इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फर्स्ट वीडियो में मैंने छोड़ दिया था। कहता है कि कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में इन एम्प्टी स्पेस। मतलब ये देख लीजिए डायग्राम बनी हुई है, मैं इसको अब दोबारा नहीं बनाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अ क्यूब है जिसकी लेंथ, क्यूब ऑफ अ एज लेंथ यहाँ पे नहीं लिखी हुई, इस प्लेस्ड इन द फील्ड। कोई भी लेंथ ले लें, ए ले लें, सारी लेंथ इसकी सेम होगी। ये फिगर 2 है, अब वो मेरे पास है नहीं कि मैं आपको दिखाऊं, ये बनी हुई है, ठीक है, ये बॉक्स है। कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करें। तो बहुत क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपको मैं पता है कि फार्मूला होता है E.A, ठीक है। अब ये जब क्यूब है ना हमारे पास, मैं इधर बना देता हूँ अगर बनता है। ये क्यूब है और इस क्यूब का हमें बोला गया है कि एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो पता है नेट फ्लक्स क्या होगा। बात यहाँ पे ना क्वेश्चन वर्ड नेट का यूज़ हुआ है। अब क्वेश्चन को ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे कहीं होगा नेट नेट नेट, ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। नेट की जब बात कर रहे हैं तो हमने इसके सारे फेज देखने हैं, 6 फेजेज है इसके, ठीक है, 6 फेजेज हैं इसके, उस सबका देखना है। तो एक बात क्लियर है, जब ये वाला जो एरिया होगा ना, इसको मैं हाईलाइटर से करता हूँ, ये कलर, ये वाला जो एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, इसका जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी ना उसकी, सो जब हम इसका एरिया लेंगे तो उसका जो वेक्टर एरिया है वो ए इस तरफ होगा, ठीक है। लेकिन जब हम ये, मैं ब्लू कलर से करता हूँ, जब ये वाला बैक साइड पे लेंगे ना तो इसका जो एरिया होगा वो इस तरफ होगा, नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में, ठीक है। बकिया ऊपर वाला ये जो होगा, इसका ऊपर होगा, इसका नीचे होगा। अब जब हम नेट फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला जो सरफेस है, ये 1 वाला जो फेज है, इसमें तो फ्लक्स हमारा आएगा EA cos 0 डिग्री। जब आप cos 0 आपको पता है 1 है तो यहाँ से आएगा EA फ्लक्स 1। ये जो दूसरे वाला है यहाँ पे हमारा फ्लक्स 2 जो है वो आएगा -EA। -EA क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे एंगल बनेगा 180 डिग्री। 180 क्यों बनेगा? क्योंकि A इस डायरेक्शन में है और E जो है वो इस डायरेक्शन में, तो दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री। अब बकिया जितने भी होंगे उनका फ्लक्स 0 आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये ग्रीन कलर से करते हैं। देखें, बकिया जितने भी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, या तो A ऊपर होगा या तो A नीचे होगा, दोनों में एंगल बनता है 90 डिग्री, ठीक है। अब जब 90 डिग्री एंगल होगा तो cos 90 हमें पता है 0 होता है। तो जब आप खुद फ्लक्स कैलकुलेट कीजिएगा तो बकिया जितने भी होंगे इनका फ्लक्स 0 आएगा। अब जब आप नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो 2 ही बचेंगे, एक होगा EA φ1, ठीक है, दूसरा होगा -EA φ2, आंसर 0। तो राइट ऑप्शन का क्या बनता है? 0। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखें कि अगर सवाल में वो किसी एक फेस का पूछ लेता है, ठीक है, कि कोई एक फेस पता है, तो उस फेस का अगर
फर्स्ट क्या, वो सिर्फ एक फेस का पूछता है, इस फेस का। इस फेस का फ्लक्स जो है ना वो यही आएगा ई ए, और अगर इसकी लेंथ एल है एरिया क्या हो जाएगा एल स्क्वेयर, तो फिर आपका आंसर आता ई एल स्क्वेयर। ये बात याद रखिएगा। और इससे ही सारे एमसीक्यूज हो गए ख़त्म। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई एमसीक्यूज रहता हुआ तो आप, ये है मेरी जीमेल आईडी, इस पे आप मैसेज करें, सेंड करें। अगर आपके पास कोई पेपर हो तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थोड़ा सा हमें भी बूस्ट अप मिलता है कि इतनी मेहनत करके हम अपलोड करते हैं कोई चीज़ तो ऑडियंस लाइक करती है। शुक्रिया आपका, खुश रहें, आबाद रहें।